जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एसआरओ नंबर 69 इशू किया है 29 जनवरी 2025 को। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मतलब ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो कि एफबीआर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा। ये किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो कि अब जो सिस्टम चल रहा है उससे डिफरेंट हैं, और इसमें अब आपको क्या कंप्लायंस रिपोर्टिंग मेक श्योर करनी पड़ेगी ताकि आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस जो पेनल्टीज हैं या जो एक्शन है वो ना लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो एसआरओ है, एसआरओ नंबर 69 किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये एप्लीकेबल है एक रिटेलर के ऊपर। रिटेलर में आपके पास शामिल है टीयर 1 कैटेगरी और एक नॉन टीयर 1 कैटेगरी, मतलब जो सिंपल छोटा एक ताजर है, दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा आपके यहाँ पे ट्रेडर आ जाता है, होलसेलर है, और इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, इसमें कमर्शियल इंपोर्टर है, और साथ ही साथ इसमें एज अ मैन्युफैक्चरर भी कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो वो भी इस एसआरओ के अंदर लिंक होगा। मेरा बेटा दरवाजा बंद करें। बेटा मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज उधर जाके कर लो ना। अब इस एसआरओ के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो कि करंटली एप्लीकेबल नहीं है। करंटली अगर इन्हें देखें तो सिस्टम जो इंटीग्रेशन है, अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें, जो पीओएस सिस्टम है एफबीआर का इनवॉइसिंग का, वो सिर्फ टीयर 1 कैटेगरी के लिए अभी एफबीआर ने कंपलसरी किया हुआ है कि वो अपनी रिटर्न्स को जो भी फाइल करें उसमें इनवॉइसेज उनकी होंगी वो टीयर 1 कैटेगरी, वो लोग हैं जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और एज अ रिटेलर, ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने सिस्टम को लिंक करें एफबीआर के साथ। उनका जो एनेक्जर सी है जिसमें टोटल आपकी सेल आ रही होती है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, मतलब ऑटो फिल किया जाता है सिस्टम से। वो डाटा कहाँ से लिंक होता है? एफबीआर के साथ। एफबीआर मंथ एंड पे ऑटोमेटिकली उनकी जो एनएचआर सी में इनवॉइसेज है वो जनरेट करता है और कहता है कि इतना टैक्स आपने जमा करवाना है। उसको वो मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते। अब यही सेम रिक्वायरमेंट एक मैन्युफैक्चरर के लिए, इंपोर्टर के लिए, या एक छोटा दुकानदार है उसके लिए भी एफबीआर अप्लाई करने की बात कर रहा है कि अब हर बंदा अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा और ई इनवॉइस इशू करेगा। ई इनवॉइस का मतलब है कि उस पे कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो एफबीआर ने बताया कि उस इनवॉइस पे मेंशन होने चाहिए। वो हम ये देख लेते हैं कि इस एसआरओ के अंदर अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनवॉइस आप इशू करेंगे सिस्टम से जनरेट की जाएगी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेटेड अंडर दीज रूल्स शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। सबसे पहले आपका यूनिक एफबीआर इनवॉइस नंबर होगा। एफबीआर के मुताबिक जो एफबीआर का सिस्टम बताएगा वो उस पर प्रिंट होगा। उसके बाद यूनिक वेरीफिएबल क्यूआर कोड होगा जो नीचे आप उसको स्कैन करके उस इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इनवॉइस बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसके साथ साथ जो जिस सॉफ्टवेयर से इनवॉइस प्रिंट हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एफबीआर का लोगो आएगा, नेम ऑफ सेलर है, एड्रेस है सेलर का, चीज जो बेच रहा है, सेलर का एंटी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो चीज रिसीव कर रहा है जो कस्टमर है उसका नाम है, उसका एड्रेस है। उसके बाद आपका जो उसका एनटीएन नंबर आएगा, डेट आएगी इनवॉइस की, टैक्स पीरियड, जिस महीने की इनवॉइस है वो मंथ आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन है कि क्या चीज आप बेच रहे हैं, क्वांटिटी आएगी, वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स, उसमें सेल्स टैक्स शामिल होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स होगी, रेट अलग से आएगा, अमाउंट अलग से आएगी। इसके बाद कितना टैक्स, सेल्स टैक्स विद होल्ड हुआ है, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये सारी चीजें, टोटल डिस्काउंट कितना दिया और एचएस कोड, ये सारी चीजें आप इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर रहे होंगे। अगर एक एंड कंज्यूमर है तो एंड कंज्यूमर के लिए आपका फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो उसमें नहीं आ रहा होगा। तो उसमें ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। सबसे पहले एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, और यहाँ पे आपके पास इसमें आ जाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और लास्ट में है एसआरओ का जो रेफरेंस है। ये सारी चीजें आपकी इनवॉइस में नहीं होंगी अगर आप किसी कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को चीज बेच रहे होंगे। इसके साथ साथ जो नई रिक्वायरमेंट इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो क्या होगा, क्योंकि अब ये ई इनवॉइसिंग सिस्टम होगा, ऑटोमेटिकली एफबीआर के पास रिकॉर्ड रियल टाइम पे जा रहा होगा। इसकी रिपोर्टिंग जो होगी वो रियल टाइम के ऊपर होगी, और जितना भी डाटा है सेल्स का वो एफबीआर को मिल रहा होगा। अब मंथ एंड पे जब टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करने जाएगा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उसको मैनेजर सी खुद से मैन्युअली फाइल करने की ऑप्शन नहीं होगी। ये ऑटोमेट कर दिया जाएगा, ऑटो फिल होगा थ्रू सिस्टम, क्योंकि जितनी सेल जिसने डिक्लेयर की है वो वही है जो उसके सिस्टम से जनरेट हुई इनवॉइसेस और एफबीआर के पास चली गई। इसको वो चेंज नहीं कर सकता। जितना टैक्स एफबीआर बताएगा वही वो क्लेम करेगा। उसमें इनपुट टैक्स कहां से आ रहा होगा, जो उसके
जिससे उसने चीजें खरीदी, उसका सप्लायर है वो जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होगा उसकी भी एनर्जी सी ऑटो पॉपुलेटेड होगा, तो सारा सिस्टम ऑटो लिंक हो जाएगा, कहीं भी मैनुअल एंट्री आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक नई रिक्वायरमेंट क्या है कि सीसीटीवी कैमराज, एफबीआर बोल रहा है कि हर टैक्स पे हर वो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है और जो इस एसआरओ के अंडर कवर हो रहा है वो अपने इन्वॉइसिंग सिस्टम जहां पे उसकी इन्वॉइस जनरेट हो रही है, आइदर वो उसकी रिटेल आउटलेट्स हैं या उसका ऑफिस है, जहां भी बैठ के जिस सिस्टम में बैठ के उसकी इन्वॉइस जनरेट हो रही है, उस सिस्टम के पॉइंट पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा जिसको जिसके थ्रू वो मॉनिटरिंग करेगा एफबीआर, और इसकी जो रिटेंशन रेट है, मतलब कितनी देर का रिकॉर्ड रखना होगा, 1 माह का रिकॉर्ड आप रखना होगा। एफबीआर आपसे किसी भी टाइम कह सकता है कि मुझे पिछले 1 माह की सीसीटीवी रिकॉर्ड आप प्रोवाइड करें, और आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपने इनवॉइसेस इशू की होंगी, जैसे सेल इनवॉइस जो आपके सिस्टम से जनरेट हो रही है, वो आपने 6 साल तक मेंटेन रखनी है, उसका रिकॉर्ड 6 साल का पिछला रिकॉर्ड एफबीआर आपसे डिमांड कर सकता है। अब अगर हम इसमें ये बात करें कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे आपके पास ये दराज वगैरह है या फूड पांडा है, जिसमें ऑनलाइन काम आपका चलता है, काफी बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपनी सेल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एसआरओ में यही लिखा हुआ है कि वो अपनी वेबसाइट को लिंक करेंगे विद एफबीआर, और उनकी वेबसाइट जो है वो इंटीग्रेशन होगी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके थ्रू जितनी भी इनवॉइस जनरेट होंगी वो एफबीआर के साथ शेयर की जाएंगी। लास्टली अभी हम इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन ये नहीं करवाते तो फिर आपको कितनी पेनल्टी एफबीआर चार्ज कर सकता है। तो वो सेक्शन का रेफरेंस है सेक्शन 33, वो हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने सेक्शन 33 ओपन किया है, जिसकी क्लॉज नंबर 25 है, टेबल में लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, सारी ट्रांजेक्शन के लिए, बट फेल्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड रजिस्टर्ड फेल्स टू इंटीग्रेट इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। जो एफबीआर आपको बोल रहा है उससे अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करवाते तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। सच पर्सन शेल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी अप टू 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रुपए की पेनल्टी, एंड इफ कंटिन्यूज टू कमिट द सेम ऑफेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 माह के बाद एफबीआर दोबारा चेक करेगा। पहले अगर आपका वो फॉल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने नहीं उसको इंटीग्रेट किया, तो आपको 10 लाख का फाइन किया जाएगा आपके बिजनेस को, और 2 माह बाद दोबारा चेक किया जाएगा, अगर तब भी आपने ना किया हुआ, शेल बी लायबल टू बी सील्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। आपका ऑफिस, आपको जो बिजनेस है उसको सील कर दिया जाएगा, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा अगर आप अपने बिजनेस को इंटीग्रेट नहीं करते एफबीआर के कहे हुए लॉ के मुताबिक। 10 लाख की पेनल्टी है और बिजनेस भी सील हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें रेफरेंस है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्वेयर डिफॉल्ट है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट इज बिजनेस एज स्टेपुलेटेड, इस सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है हु फेल्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड इफ रजिस्टर्ड फेल्स टू इंटीग्रेट इन द मैनर एज रिक्वायर्ड। तो फिर इस केस में पेनल्टी डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही तरह के ऑफेंसेस हैं, कि दोनों केस में वो बात कर रहा है कि आपको पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आप अपने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते या उसको इंटीग्रेट नहीं करते। अब एक पेनल्टी इस सेक्शन के अंडर यहाँ पे बता रहा है 10 लाख रुपए की, और सेम वही सेक्शन का 40C का रेफरेंस में वो पेनल्टी को थोड़ा सा बढ़ा के एक स्वेयर एक्शन की बात कर रहा है कि ये भी लगाई जा सकती है। वो कौन सी? सच पर्सन शेल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट, मतलब पहली दफा अगर आपको वार्निंग मिलती है आप नहीं करते तो फिर आपको 5 लाख रुपए का फाइन होगा पहली दफा। उसके बाद पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन रुपीज फॉर सेकंड डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिफॉल्ट। पहला जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया जाएगा 5 लाख की पेनल्टी का, अगर उसके 15 दिनों के अंदर दोबारा से आपको चेक किया जाएगा आपने नहीं किया हुआ इंटीग्रेट, तो फिर 10 लाख का फाइन होगा। और फिर पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन रुपीज फॉर थर्ड डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकंड डिफॉल्ट। मतलब पहला डिफॉल्ट किया 5 लाख का, 15 दिन के बाद दूसरा दोबारा आपने चेक उसने चेक करवाया आपके सिस्टम को, आपने नहीं किया हुआ, तो फिर 10 लाख का फाइन। उसके बाद फर्दर 15 दिनों के बाद अगर आपने दोबारा से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ सिस्टम को, वही आपका स्टेटस हुआ, तो फिर 20 लाख का फाइन होगा। और फिर लास्ट टाइम अगले 15 दिनों के बाद चौथी दफा जब वो दोबारा चेक करेगा तो फिर आपको 30 लाख तक का भी वो फाइन कर सकता है, और आपका ऑफिस जो है वो सील भी किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ द रिटेलर इंटीग्रेट्स हिज बिजनेस विद द बोर्ड्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बिफोर imposition ऑफ पेनल्टी फॉर सेकंड डिफॉल्ट, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट शैल बी वेव्ड बाय द कमिश्नर। मतलब क्या है कि अगर आपको पहली दफा आपको डिफॉल्ट हुआ, और ये सिर्फ रिटेलर के लिए है कि पहली दफा अगर आपको डिफॉल्ट हुआ और आपने 5 लाख पे किया, दूसरी दफा जब आपको वो डिफॉल्ट के ऊपर चेक करना है तो आपने वो इंटीग्रेट करवा लिया, वो तो पिछली जो अमाउंट उसने आपसे रिकवर की थी 5 लाख रुपया, वो आपको वापस कर देगा, वेव कर देगा आपके रिटर्न में, एज एन वो एडजस्टमेंट उसको शो कर देगा। अगर आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आपको कौन से फेस करने पड़ेंगे।
तो ये जो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग सिस्टम, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन भी करेंगे रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सी ए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।